नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के इस क्लास लेक्चर में। संपूर्ण संविधान का जो भाग 9 था, हम लोग लगभग 2 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। भाग 9 पंचायत ग्रामीण शहरी क्षेत्र, जिसमें से आर्टिकल है 243 और आर्टिकल 243 डब्लू तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट लिंक दे देता हूँ। तो चलिए, अब जो आर्टिकल्स है 243 एक्ट, इसका मतलब क्या कहता है? नगर पालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति। तो कर मतलब टैक्स ही होता है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। लगाने की यानी नगर पालिकाओं द्वारा, या नगर पालिकाओं में कितने कितने स्तर पर हैं नगर पालिका? नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, नगर निगम हो गया। तो यानी इनके द्वारा ये तीनों को नगर पालिका में ही सम्मिलित किया जाता है, और इनके द्वारा लगने वाले टैक्स की जो शक्ति है यानी पावर्स दी गई हैं, क्या होती हैं, और इनमें जो निधि यानी पैसा रखने की निधि होती है वो क्या होती है, इसमें हम लोग जानेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि राज्य का यानी नगर पालिका को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया है? जैसे कोई सड़क या पार्क बनवानी हो तो शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए वो लोगों से टैक्स ले सकता है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों को विकास करने के लिए वो लोगों से क्या कर सकता है? टैक्स ले सकता है। और टैक्स किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन वो अधिकार इसको दिया गया। और कौन देता है? ये विधानमंडल देता है टैक्स लगाने की शक्ति। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 243 243 वाई नगर पालिकाओं का वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का मतलब क्या होता है? तो जैसे राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर, देखिए राज्य का ये राज्य हो गया, इसकी राज्यपाल जो होता है प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य में नगर पालिकाओं के सुदृढ़ विकास के लिए यानी वित्त के संबंध में सलाह हेतु एक वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और ये गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह नगर शहरी क्षेत्रों में विकास का काम करने के लिए, कोई भी योजना लाने के लिए, लागू करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी उसमें जो कुछ भी खर्च किया जाता है, जो पैसों की खर्च की जाती है राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं में, तो उसका लेखा जोखा और उसकी जो खर्च की जो डेटा होता है, रिपोर्ट होता है, वो वित्त आयोग ही देखता है। तो इसलिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, यानी राज्यपाल ये गठन करता है 5 वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, जैसे 5 वर्ष की समाप्ति का मतलब ये है कि जैसे एक ये नगर पालिका है, ये तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेता है। फिर से जब इसका चुनाव होता है अगले 5 वर्ष के लिए, तो इसमें वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। फिर से दोबारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, राज्य के विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है, यानी पावर्स दी गई है कि राज्य वित्त आयोग में सदस्यों की, और इसकी जो राज्य के विधानमंडल है, इसका पावर ये दिया गया है कि इसमें जो वित्त आयोग में सदस्य का योग्यता होगी, या उनकी कार्यपालन यानी कार्य करने की जो कार्यपालन हेतु शक्ति होती है, पावर होती है, ये राज्य का विधानमंडल ही निर्धारण करता है। ठीक है, राज्य का विधानमंडल निर्धारण करता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं 243 जेड। नगर पालिकाओं का लेखाओं की संपरीक्षा, जैसे ग्राम पंचायत यानी पंचायतों में लेखा संपरीक्षा के बारे में बताया हूँ कि ये वित्त विधानमंडल जो होता है ये लेखा संपरीक्षा के जायजा लेता है, जांच करता है। तो आपने देखा होगा, अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आप उसको समझ जाएंगे। तो उसमें यही बताया गया कि लेखा संपरीक्षा ये क्या होता है, ये राज्य विधानमंडल का ये अधिकार होता है। लेकिन जेड में क्या बताया गया है, इसको हम देख लेते हैं कि राज्य का विधानमंडल, इसमें भी यानी जेड में भी राज्य का विधानमंडल में अधिकार दिया गया है। राज्य का विधानमंडल, जो राज्य का विधानमंडल होता है, इसको भी अधिकार दिया गया है। अब विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, आप ये कमेंट करके नीचे बताइएगा। अधिकार दिया, नगर पालिकाओं का लेखा जोखा यानी जांच कर सकता है। यह नगर पालिका कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च करती है, इसका लेखा जोखा कौन करता है? राज्य का विधानमंडल करता है। ठीक है, राज्य का विधानमंडल करता है। और विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये तो जेड तक कंप्लीट हो गया, आर्टिकल 243 जेड। अब आता है, अब जेड के आगे जो आता है आर्टिकल्स, उसके आगे ए बी सी डी ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 243 जेड, ठीक है, इसमें कहा गया है कि नगर पालिकाओं का चुनाव। तो देखिए, नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है वो राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग कराता है। और राज्य निर्वाचन आयोग यानी आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करता है। ठीक है, यानी देखिए, नगर पालिकाओं का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग कराता है। और इस राज्य निर्वाचन आयोग में
जो आयुक्ति का नियुक्त किया जाता है, यानी जो सदस्य नियुक्त किया जाता है इसको चुनाव कराने के लिए, यह राज्यपाल करता है। ये पॉइंट करके लिख लीजिए। लेकिन चुनाव की अनुमति और तारीख कौन तय करता है? ये पंचायत में मैं आपको बताया हूँ कि जो पंचायत में होता है ये राज्य सरकार करती है, लेकिन इसमें भी नगर पालिकाओं में इसकी जो चुनाव की जो तारीख होती है या अनुमति होती है, ये कौन तय करता है? ये भी राज्य सरकार ही तय करती है। ठीक है। अब आता है कि निर्वाचन आयोग का काम क्या होता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, नगर पालिकाओं का चुनाव कराने के लिए, ग्राम पंचायत का चुनाव कराने के लिए, ब्लॉक का चुनाव कराने के लिए, जिला पंचायत का चुनाव कराने के लिए, इसका काम क्या होता है? तो देखिए, इसका काम यही है कि नगर पालिकाओं के चुनावी मतदाता सूची यानी लिस्ट लिस्ट तैयार की जाती है। लिस्ट तैयार की जाती है और सही से, अच्छी कंप्लीटली से, यानी सही प्रकार से चुनाव का संचालन किया जाना चाहिए। यानी कोई धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, उसकी अच्छी तरह से संचालन होना चाहिए, चुनाव अच्छी तरह से होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो केंद्र में और राज्य में चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो इसका चुनाव कौन कराता है? ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपको आता है तब। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, 243 जेड बी। इसका क्या कहता है? केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होना। यानी जो नगर पालिकाएँ व्यवस्था है, ये केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जा सकता है। ठीक है। केंद्र शासित यानी यदि राष्ट्रपति चाहता है, प्रेसिडेंट चाहता है कि नगर पालिका शासन व्यवस्था को केंद्र शासित में लागू करना हो, तो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि वो केंद्र शासित प्रदेश में लागू कर सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, 243 जेड सी। कुछ क्षेत्रों में इस भाग का लागू नहीं होना है। तो जैसे पंचायत में आपको पढ़ाया हूँ कि कुछ क्षेत्रों में पंचायत नहीं लागू होता है, ठीक उसी प्रकार नगर पालिका भी लागू नहीं होता है। जैसे जैसे क्या होता है, कुछ जनजातीय क्षेत्र हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए, तो इन जैसे एरियाओं में, क्षेत्रों में ये नगर पालिकाएँ हो गई, चाहे पंचायतें हो गई, ये लागू नहीं होता है। ठीक है? ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो आर्टिकल्स मैं बता रहा हूँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगर एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखें तब। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 जेड डी। जिला आयोजन के लिए समिति। जिला आयोजन के लिए समिति बनाया जाना, यानी इसका मतलब क्या है कि जिला के विकास के लिए एक समिति बनाया जाएगा। ये जो जिला हो गया, मान लीजिए ये जिला है और इसके विकास करने के लिए एक समिति बनाया जाएगा और इस समिति में पंचायती नगर पालिकाओं के सदस्य को, यानी दोनों को शामिल किया जाता है। दोनों को शामिल करके इसमें शामिल किया जाता है। और ये क्योंकि देखिए, जो जिला में होता है नगर पालिका और गाँव भी होते हैं। ठीक है? जो जिला होता है ये पूरा जिला हो गया और इस जिला में कोई ऐसा क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र हो गया और उस जिला में गाँव भी होता है। इसीलिए नगर पालिकाओं के सदस्य और गाँव के सदस्य को भी ऐड किया जाता है। गाँव के सदस्य का मतलब वार्ड सदस्य, इनको भी ऐड करके इनका सदस्य बना दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि जिला का विकास करने के लिए ये महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अगला अनुच्छेद है 243 जेड ई। इसका मतलब है महानगरीय आयोजन के लिए समिति। महानगरीय मतलब जैसे दिल्ली में होता है, एमसीडी का चुनाव होता है ना, एमसीडी का, ये मान लीजिए दिल्ली ही है, तो ये महानगरीय क्षेत्र होते हैं। तो इनमें विकास करने के लिए भी समिति बनाई जाती है। इनमें जो नगर पालिकाओं के सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य, अन्य पार्षद जो होते हैं, उनकी समिति बनाई जाती है इनमें विकास करने के लिए। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलिए जेड एफ को देखते हैं, 243 जेड एफ। नगर पालिकाएँ तथा विद्यमान कानूनों का जारी होना। जैसा कि पंचायत में पिछले लेक्चर में आपको बताया हूँ कि जो पहले से कुछ ऐसे क्षेत्र था, जैसे ये जब पंचायत लागू नहीं था, भाग 9 संविधान में शामिल नहीं किया गया था, तो कुछ पहले से भी ऐसा क्षेत्र था जिसमें पंचायत व्यवस्था, नगरपालिका व्यवस्था पहले से चल आ रही थी। लेकिन इसमें संविधान में लागू होने के बाद भी इसमें जो पहले से कानून था लागू, जारी हो रहा था पहले से क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, तो उन क्षेत्रों को जारी रहना देना चाहिए। यानी उसको हटाना नहीं होगा, ये पहले से ये होगा, यानी इसको हटाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है? मतलब है जो शासन प्रणाली लागू नहीं हुआ था, तो उसके पहले भी नगर पालिका संबंधी क्या है, व्यवस्था चल रही थी। तो इस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया कि उस क्षेत्र में 1 साल तक उस शासन व्यवस्था को चलने देने की बात कही गई थी। यानी केवल 1 साल तक चलने देने की बात कही गई थी कि जो पहले से वो क्षेत्र में शासन व्यवस्था चल रहा था वो चलेगा। लेकिन जैसे ही वो संविधान में इस भाग 9 को सम्मिलित किया गया, यानी शामिल किया गया, तो इसके आधार पर ये काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें कुछ खास अंतर नहीं हुआ। नेक्स्ट आर्टिकल है 243 जेड जी। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। तो इसका मतलब है कि जैसे पंचायत में चुनावी मामलों पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, उसी प्रकार न्याय जो नगर पालिकाएँ संबंधित चुनाव मामला होगा, उसके संबंध में आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। जैसे सीटों का आवंटन हो गया कि इतना सीट निकालना चाहिए एससी-एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए। तो ऐसे इन विषयों पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यानी इसका हस्तक्षेप क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और
अगर इस वीडियो में जो कुछ भी लेक्चर में जो कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ना मत भूलें। यहाँ पर यूज़र नेम दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।